एक ना छोटा सा पॉइंट है जो आप जान लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी, जो भी ये डिस्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें देखो बहुत लंबा कैलकुलेशन हुआ है। उस कैलकुलेशन को हम कम भी कर सकते हैं इस फार्मूले से जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है पता है? बताया था लास्ट टाइम, वीडियो दिखाया था तुम लोगों को। क्या होता है? 3D एंगल होता है। जैसे कोई भी कोन कोन अपने सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे ये है ना, तो ये लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, ऐसे बहुत सारी लाइन्स आ रही होंगी ना। ये सारी लाइन इस पॉइंट पर जो एंगल बनाते हैं ये ऐसे 3D में। अभी ये 2D में आपको दिखेगा नहीं, इसे सामने से देखो तो आपकी आंखों पे ये सारे एज से लाइट आ रही होगी ना। तो ये सब मिल के जो एंगल बनाएंगे वो एक सर्कुलर एंगल बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ये 3D वाला एंगल होता है। इसको ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इसको ओमेगा से दिखाते हैं। अगर ये डिस्टेंस r है और इसका एरिया a है, ये जो ये ऊपर ऐसे बेस दिख रहा है ना ये वाला, इस बेस का एरिया कितना लिया मैंने? a। तो सॉलिड एंगल कहता है कि ये ओमेगा जो होगा ये होगा DA/r² या A/r²। शिवम, श्रेया, सोमवीर, सुवेश, वेदा, विराज। अब ये 3D वाला एंगल है सॉलिड एंगल। तो यहाँ एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। सॉलिड एंगल at center of any closed surface will always be 4 पाई। किसी भी क्लोज सरफेस पे सॉलिड एंगल हमेशा कितना होगा? 4 पाई। कैसे आया है ध्यान से देखो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ एक स्फीयर है, स्फीयर 3D है ना, क्लोज सरफेस मतलब 3D, ये पॉइंट O है, यहाँ कितना एंगल बनेगा? इसका रेडियस R ले लो। तो सॉलिड एंगल यहाँ पे जो बन रहा होगा ये ओम, इसकी वैल्यू क्या होती है? एरिया/r²। तो यहाँ से अगर एरिया लिखो तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? और रेडियस भी r² है, r² कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 पाई। फील करने के लिए हम 3D में स्फीयर ले रहे हैं, एक सिमेट्रिक सरफेस, बट ये कंपलसरी नहीं है कि तुम सिमेट्रिक सरफेस ही लो। किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस हुआ तो वो क्लोज सरफेस जो सॉलिड एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 4 पाई। कोई भी सॉलिड सरफेस कितना एंगल बनाएगा? वो 4 पाई। ये याद रखना है आपको। एक और छोटा सा पॉइंट होता है, अब इससे तुम्हारा क्वेश्चन आसान होता है। कैसे आसान होगा अभी मैं दिखाता हूँ। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। जैसे मान लो ये एक कोन है ऐसे, इसमें सॉलिड एंगल कौन सा होगा? क्या ये पूरा एंगल अपना सॉलिड एंगल कहलाएगा? प्लेन एंगल का मतलब है जैसे ये इसका सेंटर है, ये लाइन है, ये वाला एंगल, ये कहलाता है थीटा। थीटा मतलब प्लेन एंगल। इन दोनों में जो रिलेशन है वो है ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? प्लेन एंगल, सॉरी थीटा क्या है? प्लेन एंगल, ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करके हम क्वेश्चन को आसान कैसे कर लेते हैं? एक सवाल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, याद है? यहाँ पे एक डिस्क बना दिया था, इसका रेडियस था r, यहाँ पे हमने एक q चार्ज रखा था x डिस्टेंस पे। मैंने पूछा कि बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यही सवाल था। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, याद है ना सबको? अच्छा, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो एक छोटा पॉइंट यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, हालांकि वही आना चाहिए था, लेकिन अलग से मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर मैं आपको ऐसा एक सवाल दे दूं, ये एक स्फीयर है, यहाँ सेंटर पे Q चार्ज रखा है, इसका रेडियस R है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। तो अब क्या करोगे? पहले तो देखोगे E और A के बीच में कितना एंगल बन रहा है। फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ए ना, E और A के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से ऐसे निकलती है, ये आप पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लूँ तो E भी इधर आएगा और क्या एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। ये लिया अगर मैंने तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो यही एरिया वेक्टर भी हुआ और यही E भी हुआ। यहाँ भी देखो तो यही हमारा A वेक्टर भी है और यही हमारा E वेक्टर भी है। यहाँ देखो अगर तो यही हमारा A वेक्टर भी है और यही E वेक्टर भी है। क्या आपसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो मैं ऐसा बोल दूं अगर कि फ्लक्स लिखना है आपको, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, सेम डायरेक्शन में है ना, E और A सेम डायरेक्शन में है, E डॉट डी ए होता है, या मैं लिखूं तो ये बन जाएगा E डी ए कॉस जीरो। अरे जिधर E है उधर ही तो A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पॉइंट चार्ज की वजह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 1/4πε0 Q/r²। डी ए कितना है? 4πr², कॉस जीरो है 1। जरा देखो ये 4πr², इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो फ्लक्स कितना आ गया अपने पास? तो ये याद रख सकते हैं आप, क्या याद रख सकते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है? Q/ε0। कोई भी क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? सिमेट्रिसिटी के लिए मैंने ये बनाया है क्योंकि आपको इंटीग्रेट करके डीए ना निकालना पड़े। आप कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे उसमें डीए आप निकालेंगे तो ई और डीए के साथ में यही चीज़ आएगी कि फ्लक्स जो है वो कितना पास हो रहा होगा? Q/ε0। अरे बोलो सही है? आ रहा है समझ में? ठीक। अब इसको मैं यहाँ इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? एक बात बताओ, अगर ये पूरा क्लोज सरफेस हुआ, अगर ये पूरा क्लोज सरफेस हुआ तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? Q/ε0। ये पूरा क्लोज सरफेस हुआ तो कितना फ्लक्स पास होगा? तो ये मतलब 4π सॉलिड एंगल के साथ में कितना फ्लक्स पास होता है? Q/ε0। और अगर फ्लक्स आया है, ये किस में आया है?
स्फीयर में ना क्लोज सरफेस में, और क्लोज सरफेस कितना बनाता है सॉलिड एंगल 4 पाई। 4 पाई से कितना फ्लक्स पास हुआ। अब ये निकाल लो ये कितना सॉलिड एंगल है, तो अपना काम बन जाएगा। तो ये सॉलिड एंगल है कितना। अभी जो ऊपर बनाया कुछ वैसा डायग्राम नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो मैं यहाँ बहुत यूनिटरी रूल से लिखूंगा कि फ्लक्स passes through 4 pi solid angle is equal to q by epsilon naught। यूनिटरी रूल पता है ना, वही लगा रहा हूँ। therefore flux passes through यूनिट सॉलिड एंगल कितना होगा 10 रुपए में 40 चॉकलेट तो 1 रुपए में कितना 40/10 वही। और यहाँ पे ये कितना सॉलिड एंगल है, तो ये सॉलिड एंगल है 2 पाई। therefore flux passes through 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल। तो भाई एक में इतना है तो इसमें कैसे निकालोगे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, 2 बना दिया, क्या ये आ गया q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। देखो वही आंसर था। कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें लिखना है, तो ये x दिया था ना, तो यहाँ से जो कॉस थीटा है वो है x अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो क्या आप इंटीग्रेशन से बच गए, 3 लाइन में सॉल्व हो गया। इनफैक्ट ये 3 लाइन भी मैंने ज़बरदस्ती लिखी है तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें ये लिखने की जरूरत थोड़ी है 4 पाई सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स पास हो रहा है, यूनिट में इतना होगा। आप सीधा बोलते हैं इसमें इतना फ्लक्स है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिटरी रूल लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व तुम कर सकते हो। समझ आ रहा है क्या, कोई दिक्कत किसी को, नोट करो। अच्छा मेरे तक बात समझ में आई, तुम्हें कुछ टफ जा रहा है, नहीं समझ रहा है फिजिक्स, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलो बोलो, खुल के बात करो जिसको दिक्कत है। देखो बोलोगे तो इलाज होगा, बताओ बहुत टफ हो रहा है क्या। देखो थोड़ा टफ तो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉपर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आसान भी हो सकता है अगर मैं ऊपर ऊपर से निकल जाऊँ सीईटी का पढ़ा करके हलवा हलवा। तो तुम्हें अगर कंटेंट चाहिए तो टफ तो होगा ही। एक चैप्टर नाम आया रोटेशनल मोशन का, कि रोटेशनल टफ जा रहा है। रोटेशनल सबको टफ जाता है, तुम्हें नहीं। विधि की फोटो लगी 99.57 परसेंटाइल है, अभी मेरे पास उस दिन आई थी लास्ट ट्यूसडे को। ये रोटेशनल नहीं आ रहा है, मैं स्किप कर दूं क्या एडवांस के लिए। तो अभी भी 99.57 परसेंटाइल का मतलब ऑलरेडी टॉप 1000 में है वो, उसके बाद भी उसको दिक्कत हो रही है। जो आईआईटी मटेरियल है 101% जा रहे हैं आईआईटी, तो तुम्हें तो होगी ही दिक्कत। तो सबको दिक्कत है, तुम्हें अकेले नहीं हो। और इसके जितना भी पढ़ के जाओ रोटेशनल, अगर टफ क्वेश्चन आया तो एडवांस के पेपर में नहीं बनने वाला है, कितना भी पढ़ के जाओगे। आसान आया तो छोड़ के नहीं आओगे। तो रोटेशनल ऐसा टॉपिक है, प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, एक साथ में एडवांस में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता है। तो या मेंस के लिए भी, क्योंकि रोटेशनल टफ टॉपिक है, तो उसको आप पढ़ते रहिए। उसके बहुत सारे लोगों को दिक्कत इसलिए क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद नहीं है। जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप याद नहीं रखेंगे, रोटेशनल आपको नहीं आएगा ना। आपको टॉर्क निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये सब चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए, तो रोटेशनल सही हो जाएगा। रोटेशनल के अलावा कोई टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो? हाँ, तो खाली रोटेशनल में दिक्कत है, इलेक्ट्रो में भी है। इलेक्ट्रो करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रो तो बहुत सिंपल है, याद ही रखनी है चीज़ों को, ये बायोलॉजी बन गया एक तरह से। इलेक्ट्रो में समझना कम है, आपको चमकना चाहिए कि क्या हो रहा है। रोटेशनल में प्रैक्टिस करते जाओ, आएगा दोबारा से। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, टॉर्क देखो,
बेसिक्स पे फोकस करो, सर्कुलर मोशन को अच्छा कर लो, अपने आप टॉपिक आ जाएगा। और नहीं आता है तो फिर पूछो मुझसे, रिवाइज करवा दूंगा मैं कभी बाद में। एक तो तुम लोग यही करवा लो, फैन ऑन करो, एसी ऑफ करो, फैन ऑफ करो। देखो लड़के सारे लिख चुके हैं। थर्ड बेंच में कोई हाथ पकड़ रहा है क्या तुम लोगों को, लिखने नहीं दे रहा है? हो गया? तो बोलेगा कौन? तुम ही लोग लिख रहे हो और तुम ही लोग लिख के बैठ गए। लो चलो और सवाल देख लो। बेसिकली ये सॉलिड एंगल एक ट्रिक की तरह लेना, जनरली इसको पढ़ाते भी नहीं है लोग, ये खाली इसलिए बताया गया कि तुम एक ट्रिक की तरह बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जहाँ इंटीग्रेशन हो वहाँ बच जाओ। हाँ, लेकिन तभी करना जब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फ्लक्स निकालना हो। जैसे मान लो ये L है और इसका ये रेडियस R है, यहाँ एक चार्ज रखा है Q सेंटर पे बिल्कुल। फाइंड, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। सिलेंडर में दो तरह के सरफेस होते हैं, आपको पता है ना, एक कर्व्ड और एक फ्लैट। तो सामने वाला पार्ट दिख रहा है, जैसे गोला वाला, वो फ्लैट सरफेस है, और ये जो ये सरफेस है वो कर्व्ड है। ऐसे दिखता है ना सिलेंडर, देखा है? बॉटल देखा है ना, वो सिलेंडर होता है तो ऐसे दिखता है, ऊपर से ऐसे गोल गोल दिखता है। तो ये जो ये वाला है ये फ्लैट सरफेस है, और ये जो ये वाला सरफेस देखते हो ये कौन है? कर्व्ड सरफेस। अच्छा, उसका बचा हुआ था अभी भी? अच्छा, उसका मन था कॉपी खाली देखने का कैसा होता है। दिमाग लगाओ, आपको पता है कि पूरे 4 पाई से कितना फ्लक्स पास होता है? 4 पाई सॉलिड एंगल से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट से कितना होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे कर, मैंने बता दिया, अब थोड़ा ट्राई करो। तुम लोगों को ठंडी लग रही थी? यहाँ तक हवा ही नहीं आ पा रही है। इसको अंदर बैठा दो। हाँ, ये ही गई थी ना घूमने, किधर गई थी? कब आई वैसे वापस? संडे। पेपर दिया? क्यों गई थी? रियल मुझे? हाँ, तो उसने मना किया था कि तूने ये शादी नहीं करूँगा मैं, ऐसा बोल दिया था? अरे बाप रे, बहन को होना जरूरी होता है शादी में? बहन का क्या काम होता है? बहन का कोई काम नहीं था, मैंने भी शादी करी, नहीं होता बहन का काम। वो अपने में बिजी रहती है, भाई को पता भी नहीं होता वो किधर है। ऐसा क्यों? तो मुंबई में कर लेता है, तुझे तुझे आना था, बोलते कि मैं मेरा मेरा पेपर चल रहा है, पढ़ाई है, मुंबई में कर लो। तो दिसंबर में ही तो 10वीं रहा होगा ना, तुझे पता नहीं था 2 साल और। तो तू 2 दिन के लिए चली गई होती है अलग से, हफ्ते भर 15 दिन के लिए गई थी। ये पंजाब बोल रही है, दिल्ली पंजाब एक नहीं है। दिल्ली पंजाब में 500 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो पंजाब में था, दिल्ली में था? दिल्ली में था। भाई पंजाब में रहता है क्या? हाँ, पढ़ाई उधर है। अच्छा,
तो दिल्ली में कहाँ? रोहतक हरियाणा में है। रोहतक हरियाणा में है। मुझे वो बताया गया, दूसरा लोग कुछ पता नहीं। तो रोहतक और दूसरा पंजाब में कहाँ? नहीं, और गोल्डन टेम्पल की इधर ही था। अमृतसर। हाँ, उधर ही था। आया भाई? तुम लोगों को मिठाई खिलाया इसने? इसमें क्या है क्या? ये अगर मिठाई नहीं देगी इसको क्लास में एंट्री मत देना अगली बार से। लेके आओ। तेरी लाई थी? ये और अलग हो गया, गलत है बिल्कुल। आया भाई आंसर? क्या कर रहे हो भाई? एक बात बताओ, अगर ये पूरा देखा जाए, इस पूरे से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? फोर पाई सॉलिड एंगल से। वो इतना हर बार लिखना पड़ेगा आपको, यूनिट सॉलिड एंगल से कितना पास हुआ। अच्छा, तुम्हें कौन से सरफेस चाहिए? ये वाला सरफेस चाहिए और ये वाला चाहिए। ये वाला नहीं चाहिए और ये वाला भी नहीं चाहिए। तो किसी तरह के टोटल कितना पास हो रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी तरीके से इसका मिल गया और इसका मिल गया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ तो यहीं से पास हो रहा होगा। तो मिलेगा कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं ये एक लाइन ऐसे बनाऊं, ये ऐसे, ये ऐसे, अरे यार ये तो सॉलिड एंगल जैसा नहीं दिख रहा है? देखा ना, एकदम बिल्कुल सॉलिड एंगल ही है। और ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया। अच्छा, जितना इधर होगा, क्या सिमेट्री कहती है उतना इधर भी होगा? तो इसका निकाल लो, 2 टाइम्स होगा, बराबर ना? तो मैं यहां लिखता हूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फ्लैट सरफेस having solid angle ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो है ना इनमें रिलेशन जो आता है। ये कितना होगा? हालांकि हमने पहले निकाल लिया था, फिर से निकाल रहा हूं मैं। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ये आ गया 2, तो दिस इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस। अच्छा, इसमें कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? ये लाइन तो आर, ये कितना है? एल बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? तो 1 माइनस एल बाई 2, और ये हो जाएगा रूट ओवर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 4 का रूट 2 बाहर आया, 2 और 2 मर गया। तो यहां से जो ये वाला फ्लक्स आ रहा है, फ्लैट सरफेस का जो फ्लक्स है, यह आएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन रूट ओवर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एक से आया है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस रूट ओवर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही होगा ना? 2 टाइम्स है, ये 2 और 2 मर गया। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 प्लस दिस,
तो आंसर आएगा QL बाय खत्म। तुम्हें यूनिटरी रूल पता होना चाहिए। लॉजिक लगाया मैंने कि मुझे ये ढूंढना है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिखना चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 2π1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल होगा और इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ऐसे निकाल सकते हो। लिख चुके हैं? चलो, तो इस तरह के सवाल आते हैं। ये सॉलिड एंगल पे अभी आपने फ्लेक्स किया और सॉलिड एंगल किया। इसके बाद एक और तरीके का सवाल आता है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। और अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से करोगे तो मज़ा आएगा इसमें। गॉस थ्योरम क्या है, क्या कहता है ये गॉस थ्योरम? बताओ, कुछ पढ़ा कहीं से? नहीं पढ़ लिया करो। अभी जो पढ़ा ना, एक्चुअली वो सब गॉस थ्योरम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे नाम अलग आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस ओनली। गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस। क्या कहता है पहला इसका स्टेटमेंट देखो, तो ये कहता है द फ्लक्स passing through the closed surface is 1 by epsilon naught times of net charge present inside the body। मतलब ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, मतलब फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इन है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा पीछे वाले साइड पे चलते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा है, फ्लक्स कितना पास हो रहा है, कब पास हो रहा है, जितना अंदर चार्ज है वही चार्ज लिया ना मैंने। तो एक्चुअली वहाँ पे खाली लॉ अलग से पढ़ रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हम कर चुके हैं पहले। अब लॉ तुम्हें हेल्प कहाँ करेगा, वही हमें पढ़ना है। तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू इन क्या है, दिस इज नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब इसमें कुछ नई चीजें आएंगी, वो देखो। जैसे ये फ्लक्स को भी हमने क्या लिखा था, ई डॉट डी ए होता है ना फ्लक्स। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर फ्लक्स को, तो क्या ई डॉट डी ए होता है, और टोटल फ्लक्स चाहिए, तो क्या मैं इसी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ई डॉट डी ए, और यहाँ ऐसे साइन लगाते हैं गोला बना के। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं, ये साइन से डरना मत, क्योंकि ये साइन तुम्हें इंटीग्रेट करने के लिए नहीं ले जा रहा है। इस साइन का मेन काम है सरफेस एरिया बताना। जैसे मान लो ये स्फीयर है और यहाँ लिख दिया मैंने कि इंटीग्रल ऑफ डी ए बताओ, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे। इंटीग्रल ऑफ डी ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, तो इंटीग्रल ऑफ डी ए की ये वैल्यू आ गई।
समझ में आया? तो ये खाली सरफेस एरिया है। क्या ये लिखा जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट? तो ये एक दूसरा फार्मूला आ गया। इन दोनों फार्मूलों को हम गॉस थ्योरम में यूज करते हैं। अच्छा, क्यू इन क्या है? अंदर कितना चार्ज है क्लोज सरफेस के वो बता रहा है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? मान लो इधर देखो, ऐसे कोई भी रैंडम एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, Q4 है, यहाँ Q5 है, यहाँ कहीं पे Q6 है। बहुत सारे हो गए। मैं पूछूं इसमें अगर ये फार्मूला लिखना है E डॉट डी ए, तो क्यू इन की वैल्यू यहाँ पे आएगी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो E लिखा जाएगा ना, E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर वाले चार्ज भी तो फील्ड लाइन तो पास कर ही रहे होंगे ना, तो उनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड में काउंट होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं प्रेजेंट इनसाइड और ठीक है। और यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा? Q1 क्या तुम्हें क्यू इन समझ में आया? क्यू इन का मतलब ये है कि वो सारे चार्जेस जो क्लोज सरफेस के अंदर है, जो इनक्लोज्ड है सरफेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सबका। हेलो, उधर क्या देख रहे हो कब से? चिन्मय, क्लास इधर चल रही है, उधर क्या देख रहे हो? तो नेट चार्ज सबकी वजह से आएगा जो अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब की वजह से आएगा जो अंदर भी है और बाहर भी। बाहर का इन्फ्लुएंस भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि चार्ज में बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता। यही तुम्हारा गॉस थ्योरम है। नोट करो, फिर इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस करना होगा इस पर भी। समझ आ रहा है? तो क्या कह रहा है ये कि इसको कैसे क्यों यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू गिवन चार्ज। अब कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, इसके एप्लीकेशंस पे। छोटा सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? कई बार क्या होता है ना, ओपन बॉडी होती है, ओपन सरफेस होता है, उसको हम क्लोज सरफेस बनाते हैं। ओपन सरफेसेस को क्या करते हैं हम लोग? क्लोज सरफेस बनाते हैं। तो ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस बनाने के लिए जिस सरफेस को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, द सरफेस यूज्ड इन या ऐसा लिखो, यूज टू अप्लाई गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तीन तरह के गॉसियन सरफेस होते हैं। एक होता है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और तीसरा होता है प्लेनर गॉसियन सरफेस।
तीन तरह के गॉसियन सरफेस होते हैं। इन तीनों गॉसियन सरफेसेस में क्या सिमिलरिटी है वो देखो, या क्या डिफरेंस है वो देखो। जब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा तो आपका सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज होगा तो आप क्या बनाओगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जैसे मान लो ये मेरा एक चार्ज Q है और मुझे बोला गया कि बताओ गॉसियन सरफेस कैसे होगा, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट चार्ज है तो ये आपका एक गॉसियन सरफेस है, ये आपका दूसरा गॉसियन सरफेस है, और ये आपका तीसरा गॉसियन सरफेस है, और ये आपका चौथा गॉसियन सरफेस है। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी गॉसियन सरफेस आप ले सकते हैं, और ये सारे गॉसियन सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल, क्योंकि इनका सोर्स क्या है, पॉइंट चार्ज। अगर मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बात करूँ तो एक लाइन होता है, लाइन मतलब लैम्डा कूलम पर मीटर वाला चार्ज हमने पढ़ा था ना रॉड में, वो ऐसा चार्ज हो गया। तो अब इसमें गॉसियन सरफेस लेना है तो एक गॉसियन सरफेस मैं ऐसे लूँगा, दूसरा गॉसियन सरफेस मैं ऐसे लूँगा, तीसरा गॉसियन सरफेस मैं ऐसे लूँगा। समझ आया है क्या? ये सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल के लिए सोर्स क्या रखा हमने, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। और प्लेनर कब होता है, जब चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हो तो प्लेनर होता है। ये तुम्हारा प्लेनर गॉसियन सरफेस है। तीन तरह के गॉसियन सरफेसेस होते हैं, नोट करो। देखो मेरी चाय कहाँ रह कहाँ गई आज। आओ चाय पीने आ जाओ। हाँ हो गया। अब देखो कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो वहां पर आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखिए। अब मान लो एक सवाल मैंने आपको दिया, ऐसा, ये एक स्क्वायर प्लेट है साइड ए का, और यहां से a/2 सेंटर, a/2 पर जाकर यहाँ एक चार्ज मैंने Q रखा है। और मैं पूछूं फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर प्लेट, तो स्क्वायर प्लेट ओपन सरफेस है कि क्लोज्ड, ओपन सरफेस है। तो यहां पर तो आप अप्लाई कर नहीं सकते कॉन्सेप्ट को, तो क्या करना चाहिए आपको, आपको इसको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। पहले क्या करो कि क्लोज सरफेस बन जाए। और अभी हमने गॉसियन सरफेस क्या पढ़ा है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्या करूं कि ये चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। हाँ एक क्यूब सोच सकता हूं मैं। सोचो अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं जिसकी साइड को A मान लिया जाए, तो एक्चुअली हमारा यही सरफेस तो दिया है ना मुझे,
दिख रहा है? सरफेस यही है और ये कितना है a/2 मतलब ये वाला पॉइंट यहां आ गया, यही तो a/2 होता, थोड़ा सा इमेजिनेशन था। अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब, और क्यूब में कितना फेस होता है? क्या इतना फ्लक्स पास होता है? और मुझे क्या 6 से चाहिए कि एक सरफेस से चाहिए? हर एक फेस से कितना होगा आंसर? खत्म। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट? आया हम डॉक्टर। एक दूसरा क्यूब लिया, कौन है? थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर है तुम्हारा अच्छा तो ये सवाल तुमसे हो जाएंगे। अब ये क्यूब है जिनका साइड है ए, इसके इस आउटर वाले सरफेस, जैसे बाहर निकला सरफेस नहीं होता, एक क्यूब ले लो, ये क्यूब है अगर, तो यहां पर चार्ज रखा है। अब कुछ ऐसा बनाओ कि उसके अंदर ये चार्ज पहुंच जाए। जैसे वहां सोचा तुमने कि क्यूब लेना है, वैसे यहां क्या करूं? सोचो सोचो। और तीसरा ये ऐसे बंद है, यहाँ एक चार्ज क्यों रखा है? सवाल वही है, फ्लक्स बताना है। और ये देखो, ये क्लोज सरफेस है, बंद कर दिया ना, इट इज ए क्लोज सरफेस। हाँ लगाओ लगाओ, सोच सकते हो, सही सोच रहे हो, लेकिन एक क्यूब से काम नहीं बनेगा, उसको अंदर लाना है। सोचो सोचो सोचो, सही सोच रहे हो। अब ये 2-3 सवाल है, करो, मैं चाय पी के आ गया। शिवम सर आए? शिवम सर आ गए? फिर छाप रहा है। आया भाई, ये सवाल आया? क्या आया? एक को 5 आया, एक को 20 आ रहा है। 8 इज करेक्ट। क्या 20 कैसे? 10, 20, 30 कैसे ला दे रहे हो तुम लोग? 8 आएगा। कैसे आएगा सोचो। अगर ये क्यूब ए का है, मैं चाहता हूं ये वाला क्यूब सेंटर पे आ जाए। सेंटर पे कब आएगा? अभी ये साइड ए है, सोचो इसके ऊपर एक यहाँ पे रख दिया क्यूब, लेकिन अब भी तो है कॉर्नर पे ही ना, तो एक क्यूब इधर रख दिया, एक क्यूब इधर रख दूं, एक क्यूब इधर रख दूं, तब सेंटर पे आएगा। अब तुम्हें ये फ्रंट साइड दिख रहा है, रखा कहाँ है? एकदम कोर पे रखा है, सोचो यहाँ रखा है, ठीक है। तुमने एक क्यूब यहाँ रख दिया, एक क्यूब यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो पीछे भी तो रखना पड़ेगा सेंटर बनाने के लिए। एक साइड तो ए ही रह जाएगा ना। नहीं समझा? 1 2 3 4, 4 क्यूब आगे होगा तो 4 क्यूब पीछे भी होना चाहिए ना, गेस करो। तो टोटल कितना होगा? ये 8 क्यूब हो जाएंगे। तो यहां मैं ऐसा लिखूंगा, फ्लक्स पासेस थ्रू, मतलब ये ऐसा होगा ना, यहां ऐसे खूब बड़ा सा एक क्यूब बनाओगे, अंदर। तुम लोग कहाँ चले गए थे? साथ में ही 5 लोग।
ये 2a का क्यूब है। अब इस बस अब इस क्यूब में एक क्यूब जो हमें चाहिए वो यहां कहीं रहा होगा, यही है ना, और यहां आ गया है अपना फ्लक्स। तो फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब ऑफ साइड 2a। कितना है ये? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 2a साइड में कितने क्यूब बन रहे होंगे? 8 क्यूब। और तुम्हें एक ही क्यूब से चाहिए ना, तो फ्लक्स passes through each cube is q by 8 epsilon नॉट। अच्छा मैं पूछता एक फेज से इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तब क्या करते? इतने पार्ट से तो अभी 8 फेज तो ऐसे बना दे तुम, 8 क्यूब बनता, 8 क्यूब में कितने फेज बनते? 48। कितने बनते? लेकिन ये 48 फेज तुम्हें दिखते नहीं, क्यों पता है? क्योंकि जो आगे एक है और जो पीछे एक है, उन दोनों को मिला के बेस तो एक ही बनेगा ना, तो तुम्हें बेसिकली 4 ही तो दिखेंगे। मैंने क्या किया, एक क्यूब यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, 4 क्यूब आगे 4 पीछे। तो जब तुम बेस देख रहे होगे तो 4 ही क्यूब का तो बेस दिख रहा होगा तुम्हें। टोटल कितना फेस हो गया उसमें? 4 क्यूब में कितने फेस होते हैं? 2a साइड के 6 फेस बनेंगे। 2a साइड के कितने फेस बनेंगे? 6 फेस। तो a का 2a साइड बनाने के लिए a साइड का कितना क्यूब लगाया तुमने? 2a के 6 फेस बन रहे हैं, तो a का बनाने के लिए कितना फेस लगाया तुमने? 4 क्यूब लगाया ना। a साइड का कितना क्यूब लगाया 2a साइड बनाने के लिए? 4 आगे 4 पीछे, लेकिन हम 4 ही मानेंगे फ्रंट वाला ही, क्योंकि 4 आगे 4 पीछे तो एक दूसरे से मर्ज होके एक बड़ा बेस बना रहे होंगे ना। तो एक 2a साइड का, फिर से सुनो, 2a साइड का क्यूब है, उसमें 6 फेस है। 2a साइड बनाने के लिए a साइड का कितना क्यूब यूज किया? यूज 8 किया है, लेकिन 4 ही अपने फेस में काम आएंगे, यही है ना। तो हर क्यूब में 6 फेस रहे होंगे, जो चारों लिया आपने। तो 2a साइड का 6 फेस a साइड के 24 फेस के बराबर होगा। तो जो इतना फ्लक्स पास किया होगा, क्या वो 24 फेस से पास किया होगा? तो एक फेस से कितना पास करेगा? q बाई 24। खाली सोचना है, पेन चलाने की जरूरत। समझ आया क्या? कोई दिक्कत? इसमें कितना फ्लक्स आया? इसमें आएगा 0। क्यों 0? ये क्लोज सरफेस दिख रहा ना, यहां बंद कर दिया है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है क्या कोई चार्ज? तो क्यू इन 0। यहां समझ आया? आइए मैं तुम्हें सवाल समझाता हूं। 1 मिनट, ये वाले सवाल में q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट? देखो भाई, ये ओपन सरफेस है ना, अभी फ्लक्स किससे आता है? क्लोज सरफेस से। ये क्लोज करने के लिए क्या मुझे ऐसा है, यहां पर भी ऐसे एक लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाऊंगा तब ये क्लोज होगा ना। तो ऐसे पूरा क्लोज किया तो कितना फ्लक्स पास हुआ? लेकिन तुम्हारे पास पूरा है कि उसका आधा है? क्लोज सरफेस होना चाहिए ना। जहां पे तुमने नोट पॉइंट लिखा था ना, वहां ये भी लिख दो। इट इज, नोट पॉइंट में ही, इट इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ यहां लिखे थे वहीं पे। इट इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड
for highly symmetric objects. For highly symmetric objects, it is used to calculate electric field for highly symmetric objects. Highly symmetric objects का मतलब बड़ा सिमेट्री। हाईली सिमेट्री का मतलब इनफाइनाइट बॉडी या फिर स्फेरिकल बॉडी, उनको हम हाईली सिमेट्रिक बोलते हैं। इनफाइनाइट बॉडी हो या फिर, अभी बताया ना, इनफाइनाइट बॉडी हो या फिर स्फेरिकल हो। क्या फायदा होता है, जैसे अभी देखो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकाला था बहुत सारा इंटीग्रेशन करना पड़ा था अपने को। अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो गॉस लॉ लगा करके उस इंटीग्रेशन से आप बच सकते हो। ऐसा नहीं कि बिना गॉस लॉ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गॉस लॉ अच्छे से आ रहा है तो आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे। आप देखिए जहाँ जहाँ गॉस लॉ है 2 लाइन में सॉल्व कर ले रहे हो ना। यही फ्लक्स अगर निकालना होता है आपको, या यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने दिया होता, इतना इंटीग्रेशन करते ना पागल हो जाते। उस इंटीग्रेशन को बचा देगा अगर आपको गॉस लॉ आता है। हाँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन है इसमें, और इमेजिन भी क्या करना है, कितने क्यूब लगेंगे ये तो कर ही पाओगे, इसमें बहुत रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं, है क्या। अब देखिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को पीवाईक्यू करा के एक बार चेक करवाता हूँ कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ करेंगे। कहाँ है, खुल जा शिवम, आ गया शिवम। तो लॉगिन करने बोल रहे हैं। पासवर्ड तो नहीं मांगेगा। घुमा क्यों रहा है इतना। देखो ये सवाल आप देख रहे हो, ये पेपर में आया सवाल है, बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। क्या करोगे आप, कह रहा है द 2 point charges 2q and q are placed at vertex A and center of face CDEF of the cube as shown in the figure. The electric flux passing through cube. बेटा इसको अंदर लाना है। अंदर लाने के लिए क्या करोगे, वही जो क्यूब वाला किया हमने। अब उस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सोचो। इसको भी बीच में लाना है। अभी तक हम खाली इसको बीच में रखने की कोशिश कर रहे थे, तो एक इधर लगाया मैंने, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, 2a के 4 आगे 4 पीछे, तो ये क्या हो गया, ये आ गया अंदर। ये तो लेकिन अभी सेंटर पे बाहर ही है ना, 2D में है ये ओपन सरफेस पे, तो एक इधर भी लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक इधर भी लगाना पड़ेगा, पीछे भी लगाना पड़ेगा, 4 और लग जाएंगे। टोटल कितना हो गया, 8 तो था ही, 8 4 12 क्यूब लगाओगे, सब सेंटर पे आ गया, सब अंदर आ गया बेसिकली। तो टोटल कितना चार्ज हो गया अभी, 3q, q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, टोटल चार्ज आ गया 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना पास होगा, 3q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या, हाँ देख लो, यही होना चाहिए। हाँ देखो, नहीं समझा तुम्हें, अरे देखो ना, ये बनाया होगा, ये देखो टोटल चार्ज ये होता है, जानते हो, ये a vortex is shared by 8 cube, so the flux contribution from 2q is इतना। भाई पहले 2q के लिए अगर तुमने बेस बनाया तो 2q वाला तो वही वाला अपना सवाल हो गया, q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट 2q हो गया। और दूसरा
क्यू जो है जिसकी CDEF के सेंटर पे है वो 2 क्यूब और भी बनाएगा ना उसको सेंटर में लाने के लिए, तो उसका Q/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को ऐड कर दिया। और वो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 8 क्यूब इधर लगाया मैंने, तो उसकी वजह से निकाल लिया, और मतलब 3 क्यू टोटल करके 3Q/12 कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है? तो अपना अपना तरीका होता है कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन तुम बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बहुत बेसिक सवाल है गॉस थ्योरम पे, बहुत टफ सवाल नहीं मिलेंगे। चले आगे, ये देखते रहना, कर लेना, मिल जाएंगे तुम्हें बाद में सवाल। अच्छा ये भी कराना बाकी है, अरे यार ये बार बार क्या पूछ रहा है। हाँ ये देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू XZ प्लेन इज दिस, द एरिया ऑफ द सरफेस फाई इज इक्वल टू E.A। तो अब देखो ये सवाल कैसे करेंगे, फाई की वैल्यू क्या होती है E.A, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ एरिया खाली सरफेस का पूछा है, सही बात है ना, तो ध्यान से देखना एरिया वेक्टर किधर आएगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। अगर मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस XZ प्लेन में है, किधर है, तो XZ प्लेन में अगर मेरा एरिया ये सॉरी क्या बोलते हैं फ्लक्स है, तो मतलब मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस भी ऐसे रखा होगा, तो ये x हो गया, ये z हो गया, क्या ये हमारा y हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, जे कैप वाले कंपोनेंट में आएगा। एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, जे कैप वाले कंपोनेंट में। तो अब जो ये पूरा तुम्हें लिख के दिया है, इसको तुम जे कैप वाला कंपोनेंट निकाल सकते हो, या क्योंकि ऐसे लिखना पड़ेगा ना अभी, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर में ये वाला कंपोनेंट आएगा जे कैप, और फ्लक्स कितना दिया है 6.0। और यहाँ जे कैप को मल्टीप्लाई किया, ये AY जे कैप ले लो, तो यहाँ से AY आ गया। 6/4 कितना होता है 3/2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ बनेगा ना ये, -3 क्यों, अच्छा हाँ -3। अब तुमको कह रहा है सेंटीमीटर में कितना होगा, इसमें पूछा है, तो ये तो मीटर स्क्वायर में आया ना एरिया, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हो, सही है ना। 10⁻² में एक बार सेंटीमीटर बनेगा, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 2 बार बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10⁻4 मतलब ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर 15 आएगा। समझा टफ है क्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल पूछते, मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत सिंपल अरे फिर वही जाना है मुझे, क्या करूं यही ना। तो ऐसे सवाल आते हैं, ये भी देख लो। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux this to pass through a spherical Gaussian surface at centimeter radius centered on the charge, the value of point charge। बेटा पॉइंट चार्ज की वैल्यू चाहिए, फ्लक्स क्या होता है Q∞/ε0 ना, तो फ्लक्स कितना दिया है 10⁻⁴ Q∞/8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये याद रखना पड़ता है वैल्यू, यहाँ दे दिया वैसे देते नहीं है। इधर मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10, 2 8 जा 17, 2 8 जा 16, 12 और 4 निकल गया तो -8 है। कोई ऑप्शन 16.7, कहीं गलती किया क्या मैंने,
हाँ ये 17 होगा। 2 5 जा 10, 2 जा 16 1 17, 2 जा 16 1 17, 17.7 इंटू 10⁻², ये डी। ये सब तुम्हारे जेई के सवाल है, 25 में आया है। फ्लक्स बहुत आसान है, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना है तो पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जो क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली, मैं सीईटी प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें सीईटी पढ़ा के छोड़ दिया और ना मुझे आता है, एकदम साफ साफ बात। मुझे आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, कि क्या सिलेबस में है कुछ नहीं पता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जेई मेंस के ऊपर ही है। तुम्हें मेंस के सवाल बच्चा लगेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम सवाल ढंग से करोगे तो हलवा है पूरा। तो ट्राई करो कि हो जाए तुमसे। ये देख लो, ये मैं ट्रिक नहीं करूंगा किसी में भी, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करना है ना घर पे। स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्यू, द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज π/p, इतना इतना, इतने पार्ट से फ्लक्स चाहिए बेटा। ये क्या है? ये स्क्वायर लूप है। अब ये स्क्वायर लूप से फ्लक्स तो निकाल नहीं सकते, पहले मुझे क्लोज लूप बनाना पड़ेगा गॉस थ्योरम के लिए। क्लोज लूप बनाने के लिए देखो, ये पूरा साइड ए दिया है ना, तो और कहाँ रखा है चार्ज? हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज यहाँ है और ये डिस्टेंस कितना है दिया है? a इज इक्वल टू 1 मीटर। हाँ, ये 1 मीटर है, मतलब यहां से 1 मीटर पे रखा है। अच्छा, इसका साइड 1 मीटर है, ये बताया नहीं है कहाँ रखा है। ठीक है, आइडेंटिकल मान लो यहाँ रखा हुआ है, एक्चुअली ये यहाँ रखा ही नहीं है, इन जनरल वो ऐसे कहीं रखा हुआ है। ए साइड है ना, तो तुम्हें वही 2a का क्यूब बनाना पड़ेगा। तो q/8 एप्सिलॉन नॉट चार्ज जाएगा इसके अंदर से, किससे? q/8 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम पूरे एक क्यूब से। लेकिन हमें तो क्यूब का एक फेस दे रखा है ना ये, तो इस फेस से कितना जाएगा? इस फेस का भी ये आधा पार्ट है ना, पूरा फेस भी नहीं है। q/24 होगा, इस फेस का पूरा कितना होगा? q/24, उसमें से एक फेस फिर से निकाल देना है। एक फेस निकालोगे अल्टीमेटली 3 फेस निकलेंगे। क्यूब देखो ऐसा है ना, तो एक निकालोगे तो ये पूरा फेस निकलेगा ना एक साथ। तो अब ये वाला फेस निकाल दो, बचा हुआ तुम्हारा आंसर होगा। ये ट्राई करना घर पे। कौन सा है? 5 नंबर क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है मैं जान रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें घर पे करना चाहिए। ये सवाल एक मिनट में देख लेता हूँ मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अभी। हाँ ठीक है, पढ़ा है। A line charge of length a/2 is kept at the center of an HBC, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ BC पर, जिसकी लेंथ a/2 है, और क्यूब के एज पे जो a लेंथ बना रहा है। द डेंसिटी ऑफ द लाइन चार्ज इज लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेस ऑफ द क्यूब विल बी। पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा, इसको तुम्हें सेंटर पे लाना है। तो इसके नीचे एक क्यूब लगाओ, तो टोटल कितना हो गया? 8। क्या होगा? q/8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से। अरे वही तो सवाल हो गया ना, तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो। हाँ, यहाँ रखा, यहाँ नहीं नहीं, चार्ज लेंथ a/2, चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, वायर में है। यहाँ ये दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे हाईलाइट किया है, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ हाईलाइट किया है तुम्हें, तो यहाँ चार्ज रखा है। टोटल चार्ज होगा कितना? इसका लेंथ a/2